चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के एपिसोड का संस्करण आपको दिखाते हैं। जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। आमतौर पर एक धारणा ऐसी घर कर गई है कि जब तक चटपटी बातें न हो, नकारात्मक बातें न हो, तब तक उसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। जैसे एक पक्षी होता है चकोर, जिसके बारे में कहा जाता है वो सिर्फ वर्षा की बूंद ही पीता है। मन की बात में हमने देखा कि लोग भी चकोर पक्षी की तरह देश की उपलब्धियों को, लोगों की सामूहिक उपलब्धियों को कितने गर्व से सुनते हैं। मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। हमारे समाज में सामूहिकता की भावना के साथ जो भी काम हो रहा हो, उन्हें मन की बात के द्वारा सम्मान मिलता है। मेरा मन भी तभी गर्व से भर जाता है जब मैं मन की बात के लिए आई चिट्ठियों को पढ़ता हूं। हमारे देश में कितने प्रतिभावान लोग हैं, उनमें देश और समाज की सेवा करने का कितना जज्बा है। वो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। उनके बारे में जानकर मैं ऊर्जा से भर जाता हूं। मन की बात की ये पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर के ईश्वर के दर्शन करना। मन की बात की हर बात को, हर घटना को, हर चिट्ठी को मैं याद करता हूं, ऐसा लगता है कि मैं जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का रूप है, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। साथियों, मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। मैं उन यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम को देश की 22 भाषाओं के साथ 12 विदेशी भाषाओं में भी सुना जा सकता है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को अपनी स्थानीय भाषा में सुना। आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि मन की बात कार्यक्रम पर आधारित एक क्विज कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। mygov.in पर जाकर आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं। पवित्र मन और पूर्ण समर्पण भाव से मैं इसी तरह भारत के लोगों की महानता के गीत गाता रहूं। देश की सामूहिक शक्ति को
हम सब इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, जनता जनार्दन से प्रार्थना है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ सप्ताह से देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम हमें याद दिलाता है कि जल संरक्षण कितना जरूरी है, पानी बचाना कितना जरूरी है। बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकट के महीनों में बहुत मदद करता है और यही कैच द रेन जैसे अभियानों की भावना है। मुझे खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही है, उनके चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं। साथियों, कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश के दो बड़े ही प्रेरणादायी प्रयासों की जानकारी मिली है। यहाँ डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहाँ के खौब गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली उसका उपयोग उन्होंने बंजर जमीन पर फूड फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इन महिलाओं की मेहनत से न सिर्फ तालाब में खूब पानी भर गया, बल्कि फसलों की उपज भी काफी बढ़ी है। देश के कोने कोने में हो रहे जल संरक्षण के ऐसे प्रयास पानी के संकट से निपटने में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपने आसपास हो रहे हैं ऐसे प्रयासों से जरूर जुड़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है जाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे जाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है।
साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रम्या जी नाम की महिला माहे म्युनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही है। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेज को पूरी तरह साफ सुथरा बना रहे हैं। साथियों, मैंने यहां सिर्फ 2 प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उदाहरण देने लगे हैं। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में एक शानदार प्रयास के बारे में पता चला। यहाँ 74 ईयर के सुब्रमण्यम जी 23,000 से अधिक कुर्सियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा काम लायक बना चुके हैं। लोग तो उन्हें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी RRR चैंपियन भी कहते हैं। उनके इन अनूठे प्रयासों को कोझिकोड सिविल स्टेशन, PWD और LIC के दफ्तरों में देखा जा सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों आज मन की बात के 114वां एपिसोड लाइव देख रहे हैं आप। पूरे देश भर से अलग अलग जगहों पर भाजपा के नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुन रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मन की बात में अपनी अमेरिका यात्रा के एक खास पहलू को लेकर बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं। एक बार फिर हमारी प्राचीन कलाकृतियों की वापसी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। मैं इसे लेकर आप सबकी भावनाओं को समझ सकता हूं और मन की बात के श्रोताओं को भी इस बारे में बताना चाहता हूं। साथियों, अमेरिका की मेरी यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पूरा अपनापन दिखाते हुए डेलावेयर के अपने निजी आवास में इनमें से कुछ कलाकृतियों को मुझे दिखाया। लौटाई गई कलाकृतियां टेराकोटा, स्टोन, हाथी के दांत, लकड़ी, तांबा और कांसे जैसी चीजों से बनी हुई है। इनमें से कई तो 4000 साल पुरानी है। 4000 साल पुरानी कलाकृतियों से लेकर 19वीं सदी तक की कलाकृतियों को अमेरिका ने वापस किया है। इनमें फूलदान, देवी देवताओं की टेराकोटा पट्टिकाएं, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के अलावा भगवान बुद्ध
और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां भी शामिल है। लौटाई गई चीजों में पशुओं की कई आकृतियां भी हैं। पुरुष और महिलाओं की आकृतियों वाली जम्मू कश्मीर की टेराकोटा टाइल्स तो बेहद ही दिलचस्प है। इनमें कांसे से बनी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं, जो दक्षिण भारत की हैं। वापस की गई चीजों में बड़ी संख्या में भगवान विष्णु की तस्वीरें भी हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण भारत से जुड़ी हैं। इन कलाकृतियों को देखकर पता चलता है कि हमारे पूर्वज बारीकियों का कितना ध्यान रखते थे। कला को लेकर उनमें गजब की सूझबूझ थी। इनमें से बहुत सी कलाकृतियों को तस्करी और दूसरे अवैध तरीकों से देश के बाहर ले जाया गया था। यह गंभीर अपराध है। एक तरह से यह अपनी विरासत को खत्म करना जैसा है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले एक दशक में ऐसी कई कलाकृतियां और हमारी बहुत सारी प्राचीन धरोहरों की घर वापसी हुई है। इस दिशा में आज भारत कई देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। मुझे विश्वास है, जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसका सम्मान करती है। और उसी का नतीजा है कि आज विश्व के कई देश हमारे यहां से गई हुई ऐसी कलाकृतियों को हमें वापस दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं पूछूं कि कोई बच्चा कौन सी भाषा सबसे आसानी से और जल्दी सीखता है, तो आपका जवाब होगा मातृभाषा। हमारे देश में लगभग 20,000 भाषाएं और बोलियां हैं और ये सब की सब किसी न किसी की तो मातृभाषा है ही है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका उपयोग करने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए आज अनोखे प्रयास हो रहे हैं। ऐसी ही एक भाषा है हमारी संथाली भाषा। संथाली को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने का अभियान शुरू किया गया है। संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातीय समुदाय के लोग बोलते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मौजूद है। संथाली भाषा की ऑनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले श्रीमान रामजी टूडू एक अभियान चला रहे हैं। रामजीत जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है। दरअसल कुछ साल पहले जब रामजीत जी ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू किया तो इस बात से दुखी हुए कि वो अपनी मातृभाषा में संदेश नहीं दे सकते। इसके बाद वो संथाली भाषा की लिपि ओल्ड चिकी को टाइप करने की संभावनाएं तलाश करने लगे। अपने कुछ साथियों की मदद से उन्होंने ओल्ड चिकी में टाइप करने की तकनीक विकसित कर ली। आज उनके प्रयासों से संथाली भाषा में लिखे लेख लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक
संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। गुजरात के लोगों ने 15 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे। राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, हमारे देश में पेड़ लगाने के अभियान से जुड़े कितने ही उदाहरण सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है तेलंगाना के एन राजशेखर जी का। पेड़ लगाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता हम सबको हैरान कर देती है। करीब 4 साल पहले उन्होंने पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। उन्होंने तय किया कि हर रोज एक पेड़ जरूर लगाएंगे। उन्होंने इस मुहिम का कठोर व्रत की तरह पालन किया। वो 1500 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल एक हादसे का शिकार होने के बाद भी वे अपने संकल्प से डिगे नहीं। मैं ऐसे सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि एक पेड़ मां के नाम इस पवित्र अभियान से आप जरूर जुड़िए। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपदा में धैर्य नहीं खोते बल्कि उससे सीखते हैं। ऐसी ही एक महिला है सुभाश्री, जिन्होंने अपने प्रयास से दुर्लभ और बहुत उपयोगी जड़ी बूटियों का एक अद्भुत बगीचा तैयार किया है। वो तमिलनाडु के मदुराई की रहने वाली हैं। वैसे तो पेशे से वो एक टीचर है, लेकिन औषधीय वनस्पतियां, मेडिकल हर्ब्स के प्रति उन्हें गहरा लगाव है। उनका ये लगाव 80 के दशक में तब शुरू हुआ जब एक बार उनके पिता को जहरीले सांप ने काट लिया। तब पारंपरिक जड़ी बूटियों ने उनके पिता की सेहत सुधारने में काफी मदद की थी। इस घटना के बाद उन्होंने पारंपरिक औषधियों और जड़ी बूटियों की खोज शुरू की। आज मदुराई के वेरीचियूर गांव में उनका अनोखा हर्बल गार्डन है, जिसमें 500 से ज्यादा दुर्लभ औषधीय पौधे हैं। अपने इस बगीचे को तैयार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। एक एक पौधे को खोजने के लिए उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की, जानकारियां जुटाई और कई बार दूसरे लोगों से मदद भी मांगी। कोविड के समय उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां लोगों तक पहुंचाई। आज उनके हर्बल गार्डन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वो सभी को हर्बल पौधों की जानकारी और उनके उपयोग के बारे में बताती हैं। सुभाश्री हमारी उस पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं जो सैकड़ों वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उनका हर्बल गार्डन हमारे अतीत को भविष्य से जोड़ता है। उन्हें हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, बदलते हुए इस समय में नेचर ऑफ जॉब्स बदल रही है और नए नए सेक्टर्स का उभार हो रहा है, जैसे गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग। अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन
और यहां तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं, जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने एक और महत्वपूर्ण अभियान के 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान की सफलता में देश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का योगदान शामिल है। मैं बात कर रहा हूं मेक इन इंडिया की। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी मिलती है कि गरीब, मध्यम वर्ग और एमएसएमईज को इस अभियान से बहुत फायदा मिल रहा है। इस अभियान ने हर वर्ग के लोगों को अपना टैलेंट सामने लाने का अवसर दिया है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो। दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। मन की बात में हमने हैशटैग माय प्रोडक्ट माय प्राइड की भी चर्चा की है। लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से देश के लोगों को किस तरह से फायदा होता है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में टेक्सटाइल की एक पुरानी परंपरा है, भंडारा टसर सिल्क हैंडलूम। टसर सिल्क अपने डिजाइन, रंग और मजबूती के लिए जानी जाती है। भंडारा के कुछ हिस्सों में 50 से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे संरक्षित करने का काम में जुटे हैं। इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। यह सिल्क तेजी से लोकप्रिय हो रही है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बना रही है। और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट है। साथियों, त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारीगर का पसीना लगा है, जो भारत की मिट्टी में बना है, वो हमारा गर्व है। हमें इसी गौरव पर हमेशा 4 चांद लगाने हैं। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मुझे आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा।